तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है बच्चे, हमें वो देखना है। अभी हमने देखा कि जो डीएनए है उससे डीएनए बन रहा था, बट अभी हम देखेंगे कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो ये आपका डीएनए है। जैसे आप बोलते हो बच्चे कि जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी जीन है, उस जीन को अगर एक्सप्रेस करना है तो प्रोटीन बनानी पड़ेगी। मतलब प्रोटीन बनाने से पहले उसको बनाना पड़ेगा एमआरएनए। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आज हम देखेंगे चाहे कोई भी आरएनए बने, एमआरएनए बने, आरआरएनए बने, टीआरएनए बने, इस सारे प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन ही बोलते हैं। बट मोस्ट मेजॉरिटी तौर पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखते हैं कि जीन से या डीएनए से एमआरएनए बनता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। बट क्लियर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि जीन से एमआरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। बट जीन से कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है वो जीन किसका है। कुछ जीन एमआरएनए के होते हैं, कुछ जीन आरआरएनए के होते हैं, कुछ जीन टीआरएनए के होते हैं। जिसका भी वो जीन है उसी का जो है वो टाइप का प्रोडक्ट आपको आरएनए बनता नजर आएगा। रेप्लिकेशन से ये थोड़ी सी अलग है। इसमें ये है कि वहां पे रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड एक्ट करते थे एज ए टेम्पलेट, बट यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट एक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एक्ट करेंगे इसमें से टेम्पलेट। मान लो इस स्ट्रैंड को मैं लिख देता हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि आरएनए बच्चे सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है। आरएनए में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करेंगे। और ये जो स्ट्रैंड है जी ये नॉन टेम्पलेट। वहां पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक्ट करते थे एज ए टेम्पलेट, क्योंकि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, बट आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसमें से एक ही स्ट्रैंड एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट, ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो एज ए टेम्पलेट की तरह पे काम जो है वो नहीं करेगा। मान लो ये सीक्वेंस है, तो इसमें क्या है, पहले आप दोनों स्ट्रैंड को सेम तरीके से बच्चे हम देखेंगे कि डीनेचुरेशन हम करेंगे। बट यहाँ पे डीनेचुरेशन के लिए कोई हेलिकेज अलग से एंजाइम नहीं आएगा। तो जैसे ही मान लो ये डीनेचुरेशन हुई इस तरीके से, ट्रांसक्रिप्शन बबल हम इसको बोलेंगे कि जब डीनेचुरेशन हो जाएगी डीएनए की तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें कि ये बाकी ये डीएनए मान लो खुल गया, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये हम देखेंगे कि कौन सा एंजाइम आके बनाएगा। और इसमें से ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है जिसको हमने लिखा था टेम्पलेट, और ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है जी नॉन टेम्पलेट। तो सिर्फ इस डीएनए इस स्ट्रैंड के ऊपर ही नया एमआरएनए बनेगा। इसके ऊपर ये जो आरएनए बनेगा वो सिर्फ इस स्ट्रैंड के ऊपर बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पे अगर ए है तो यहां पे एमआरएनए में क्योंकि यू लगा होगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए लगा होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी लगा होगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो यू। तो इस तरीके से आपका एमआरएनए जो है वो आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर बनता जो है वो नजर आएगा। ये बनेगा कैसे, एक एक करके, इसमें भी तीनों स्टेप हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन
ये काम शुरू कैसे होगा, ये बबल कैसे बनेगा, वो बाद की बातें हैं। कौन कौन सी एंजाइम, कौन कौन सी मशीनरी जो है वो हमें चाहिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, दूसरे स्ट्रैंड पे mRNA नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट एक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो mRNA होता है, या कोई भी RNA होता है, RNA हो, tRNA हो, mRNA हो, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड। जैसे ही मान लो यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, टर्मिनेशन पे जाके ये mRNA यहाँ से अलग हो जाएगा, तो आपको ये mRNA ऐसे नीचे दिखेगा एज ए सिंगल स्ट्रैंड 5' to 3'। ये mRNA इसको छोड़ देगा टेम्पलेट को, नीचे आ जाएगा, ये टेम्पलेट दोनों आपस में फिर से ज्वाइन कर जाएंगे, डीएनए मतलब आपका एज इट इज रह जाएगा। मान लो इतना जीन है आपका, यहां से देखें यहां तक टर्मिनेशन साइट है, ये आपका जीन है, तो इतना mRNA आपको बनता हुआ एंड पे नीचे निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसमें वही स्ट्रैंड एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट जिसमें 3' to 5' पोलैरिटी है, क्योंकि यहां से रेप्लिकेशन इधर जाने का, ट्रांसक्रिप्शन जो है सॉरी वो यहां से इधर जानी है। तो सेम काम बच्चे, मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी जो ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने करवानी है तो पहले तो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड आपको चाहिए। तो मशीनरी रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए। पहली चीज जो हमें चाहिए वो है बच्चे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। दूसरी चीज जो हमें चाहिए होगी बच्चे वो सेम मेन एंजाइम इसमें है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वैसे वहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, वैसे यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इस एंजाइम की अगर हम बात करें बच्चे, इसके पास आपको डिफरेंट सबयूनिट्स देखने को मिलेंगे। अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा, मतलब ये मल्टी सबयूनिट एंजाइम है। दिस एंजाइम इज ए मल्टी सबयूनिट एंजाइम, और ये जो मल्टी सबयूनिट एंजाइम है इसमें आपको डिफरेंट सबयूनिट्स देखने को मिल रही हैं। अल्फा का काम क्या है? असेंबली ऑफ एंजाइम। डिफरेंट सबयूनिट्स जो हैं एंजाइम्स की, इनकी असेंबली करके रखना है, मतलब इनको इकट्ठा रखना। बीटा जो है वो हमारा मेन कैटालिटिक यूनिट है। बीटा इज द मेन कैटालिटिक यूनिट। बीटा डैश क्या है? अगर हम बात करते हैं बीटा डैश की, तो बीटा डैश बच्चे इस एंजाइम को इस डीएनए के टेम्पलेट पे अगर आपके लगना है तो उसमें अटैच करने में हेल्प करता है। सो बीटा डैश हेल्प्स एंजाइम टू बाइंड एट टेम्पलेट। क्योंकि बच्चे जो डीएनए होता है वो फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है, और इस बीटा डैश यूनिट के पास Zn2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये बीटा डैश जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये एंजाइम जाके नेगेटिव चार्ज के ऊपर बैठेगा जाके तो ये स्टेबिलिटी बना के रखेगा। ये बीटा डैश यूनिट जो है वो उस एंजाइम, अगर एक बार वो एंजाइम, जैसे ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो अगर ये एंजाइम यहां पे जाके बैठ गया बीटा डैश, तो ये इस डीएनए के ऊपर इस एंजाइम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज एक बार अगर इसके ऊपर अटैच हो गया तो यहां से हटेगा नहीं, डिटैच नहीं होगा, क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए क्या होता है? डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर क्या है जी? पॉजिटिव चार्ज है। ओमेगा जो है बच्चे, इसका फंक्शन अननोन है, इसका फंक्शन हमें नहीं पता। सिग्मा जो है, सिग्मा सबयूनिट, सिग्मा सबयूनिट इंपॉर्टेंट सबयूनिट है बच्चे। सबसे पहले अगर एंजाइम इस टेम्पलेट पे आके लगेगा तो सिग्मा की वजह से आके लगेगा।
ये सबयूनिट तो सारी बाद में आएंगी। यहां पे सबसे पहले अगर कोई सबयूनिट आके लगेगी तो सिग्मा लगेगी। कहां पे सिग्मा कहां लगा है उसके बाद ये बाकी सारी सबयूनिट आके लगेगी। अगर उनको पता लगे कि सिग्मा यहां लग गया तो फिर आपकी अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा आके बाइंड करेगी। मतलब सबसे पहली सबयूनिट जो टेम्पलेट को बाइंड करेगी वो इस एंजाइम की कौन सी है जी? सिग्मा सबयूनिट। मतलब सिग्मा रोल प्ले करता है इनिशिएशन। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। सिग्मा सबयूनिट का काम क्या है? रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराना, मतलब स्टार्ट करवाना। तो टेम्पलेट के ऊपर सबसे पहले जाके सिग्मा लगेगा। सिग्मा जो है उसी टाइम पे बच्चे इसके साथ अटैच दिखेगा, अदरवाइज ये सिग्मा आपको इन सबयूनिट से अलग मिलता है। सिग्मा यहाँ पे आपको अटैच दिख रहा है बट सिग्मा इनसे अलग होता है। पहले सिग्मा आपके लगता है, फिर यहाँ पे आके आपका दूसरा एंजाइम का पार्ट लगता है। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा बोलना हो, जैसे यहाँ पे सिग्मा अलग है और बाकी का प्रोटीन का जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो अलग है, अगर ये दोनों अटैच हों और इकट्ठा लिखना हो इनको, तो हम इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब है कि सारी की सारी सबयूनिट इस एंजाइम की इकट्ठी हैं, जैसे इस केस में है। होलो एंजाइम तभी बनेगा जब ये टेम्पलेट पे आपको लगा हुआ दिख रहा है। जब टेम्पलेट पे नहीं लगा तो सिग्मा इनके पास नहीं होता। जब सिग्मा यहाँ पे नहीं होता तो हम क्योंकि ये एंजाइम पूरा नहीं है, अब सिग्मा सबयूनिट इसके पास नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। सो दैट मीन्स एपो एंजाइम प्लस सिग्मा, दोनों को मिला के हम लिखते हैं होलो एंजाइम। सो एपो एंजाइम प्लस सिग्मा को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। रेप्लिकेशन जब शुरू होगी तो ये होलो एंजाइम की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि सिग्मा भी है, एपो एंजाइम भी है, तो मिलके यहाँ पे क्या बन रहा है? होलो एंजाइम। सिग्मा सबयूनिट सबसे पहले आके लगेगा। ये जो एपो एंजाइम वाला पार्ट है, इसको नहीं पता कि डीएनए कहां पड़ा है, इसने ये देखना है कि सिग्मा कहां पड़ा है। इनको पता चल गया कि सिग्मा यहां पड़ा है, ये एपो एंजाइम आपका खुद ब खुद ही इस सिग्मा के साथ आके अटैच कर देगा। तो पूरी स्ट्रक्चर जो बन जाएगी होलो एंजाइम बन जाएगी। मतलब कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है वो आपको बन जाएगा, जो मेन एंजाइम है, जो कैटालिटिक एंजाइम है। और यही एक्ट करता है एज ए हेलिकेज। यहाँ पे कोई अलग से हेलिकेज नहीं आने वाला। जैसे मान लो ये डीएनए है, इस तरीके से डीएनए की दोनों सबयूनिट आपस में अटैच है। तो अगर इसके ऊपर आके यहां पे बैठ गया आपका सिग्मा, तो आपका एपो एंजाइम भी इसी के ऊपर आके लग जाएगा। तो ये एंजाइम जैसे इधर को मूव करना शुरू करेगा, ये एंजाइम इस डीएनए के, ये आपका डीएनए है, इस डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनको अनवाइंड करना शुरू कर देगा। और आप देखोगे इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन बबल ये बनाता जा रहा है। आपका एंजाइम पीछे खोलता जाएगा इसको, और आपका एंजाइम धीरे धीरे यहां पहुंच जाएगा। तो पीछे ये क्या बना दिया इसने? ट्रांसक्रिप्शन बबल। मतलब टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को इसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? अनवाइंडिंग कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाने का काम भी इसी एंजाइम का है। तो एक बार ये आके लग गया तो हेलिकेज भी ये खुद है, और यहाँ पे जो नया आरएनए बनाएगा वो भी ये खुद बनाएगा, क्योंकि ये खुद ही में कैटालिटिक सबयूनिट जो है वो इसी के पास है। तो मेन कैटालिटिक सेंटर जो है वो यही एंजाइम है। तो दूसरी चीज बच्चे जो हमें चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो हमें चाहिए आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, और उसकी एक एक सबयूनिट की डिटेल जो है मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? यहाँ पे बच्चे कोई भी प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमें डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर की जरूरत पड़ती थी। बट इस एंजाइम की भी एक खासियत वही सेम है, इट हैज 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, जैसे डीएनए पॉलीमरेज की थी। इस एंजाइम की भी सेम एक्टिविटी है, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज के पास भी यही एक्टिविटी थी और इसके पास भी यही एक्टिविटी है। तो 5' to 3' पॉलीमराइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा बच्चे हमें जो नेक्स्ट
नेक्स्ट चीज चाहिए होगी RNTPs। RNTPs का मतलब हुआ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जैसे ATP, GTP, CTP, UTP। जैसे बच्चे हमें न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए होंगे ना, नया स्ट्रैंड अगर आपने बनाना है तो DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, RNA भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बट यहाँ पे हमें जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो राइबोज वाली चाहिए, क्योंकि RNA जो होता है उसमें राइबोज फॉस्फेट होती है। DNA में हमने देखा था कि हमें DNTPs चाहिए थी, उसमें क्या चाहिए था आपको, उसमें आपको चाहिए था DATP, DCTP, DGTP, DTTP। क्यों? क्योंकि थायमिन होता है DNA में और यहाँ पे यूरासिल होता है, बस इसकी जगह पे हमें ये चाहिए। और दूसरा डीऑक्सी राइबोज फॉस्फेट की जगह पे यहाँ पे D लगा होता है DNA में, यहाँ पे R लगा होगा, मतलब हमें राइबोज फॉस्फेट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो चाहिए। तो इसके अलावा जो हमें एक और चीज बच्चे यहाँ पे टर्मिनेशन में एक्स्ट्रा चाहिए होगी, जो हमें वहां नहीं चाहिए थी। सो थर्ड RNTPs के बाद हमें चाहिए होगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन हमारे काम में आएगी टर्मिनेशन में। तो ये हमें रूट प्रोटीन चाहिए होगी बच्चे जब आपकी एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन की क्या होगी, टर्मिनेशन। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, बट उससे पहले हम देखते हैं बच्चे 3 स्टेप इसमें फिर सेम हम देखने को मिलेंगे हमें, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप है सेम, इनिशिएशन, एलोंगेशन, सो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों चीजें आपको बच्चे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो हम अगर देखें, स्टार्ट करें आज इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन बच्चे इनिशिएट कैसे होती है। तो जैसे ये आपका DNA के जीन है, मान लो जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन आपने करवानी है, ये आपका जीन है बच्चे, यहां से जीन शुरू होता है यहां तक, इस जीन की आपने करानी है ट्रांसक्रिप्शन। तो जीन की जो इनिशिएशन साइट होगी ना बच्चे, वो आपको AT रिच सीक्वेंस मिलेगा, जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं। ये जो सीक्वेंस, इसमें A और T आपको ज्यादा नजर आएंगे, उसके बाद कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ये है बच्चे टर्मिनेशन साइट इसकी। टर्मिनेशन साइट के आपको टर्मिनेशन पे भी आपको ज्यादा A और T दिखेंगे, और इनिशिएशन के जो साइट है वहां पे भी आपको ज्यादा AT रिच। इनिशिएशन साइट जो है दैट विल हैव AT रिच सीक्वेंस, और सिमिलरली टर्मिनेशन के ऊपर भी आपको बहुत सारे A और T जो है वो देखने को नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके एंजाइम ने बच्चे इस DNA के जो मॉलिक्यूल है इसकी इनिशिएशन साइट को रिकॉग्नाइज करना है, और इनिशिएशन साइट रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, आपका जो सिग्मा सबरेट है उसका काम है। तो सबसे पहले इसके ऊपर इनिशिएशन साइट के ऊपर
कौन आके बाइंड करेगा जी? सिग्मा सबयूनिट। तो आपका सिग्मा सबयूनिट जो है वो यहां पे आके बाइंड करेगा। तो सिग्मा सबयूनिट जब जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड करता है तो वो थोड़ी सी अनवाइंडिंग इसकी शुरू कर देता है, मतलब थोड़ा सा अनवाइंड करना, थोड़ी सी हेलिकेज एक्टिविटी आप समझ लो कि इस सबयूनिट के पास है। तो छोटा सा बबल आपको ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो यहाँ पे बनता नजर आएगा। This is called as transcription bubble. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो थोड़ी सी अनवाइंडिंग इसने शुरू की है, बस ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं की है। जैसे ही अनवाइंडिंग ज्यादा करनी है उसके लिए आपको एपोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा सबयूनिट आकर इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब आपका होलोएंजाइम जो है आकर इसको ज्वाइन करेगा और फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन बबल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ बेसेस जो हैं वो अनवाइंड होते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी तक तो 4 ही बेस मैंने आपको दिखाए थे, ए टी सी थी, उसके बाद ए डबल टी, फिर से ए, फिर सी। तो ये जो बेसिस हैं बच्चे ये आपको अनवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो बढ़ रहा है। और ये इनिशिएशन जो साइट होती है ना, इसके ऊपर हम मान लो यहां से जीन तो बहुत बड़ा होता है, मान लो यहां से स्टार्ट होनी है ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, उससे पिछले जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 0, -1, -2, -3, -4, -5 जितने भी हैं उनको हम माइनस से नंबर देते हैं और इसके आगे जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, जैसे यहाँ पे G है, C है, A है, T है, इनको हम +1 के बाद +2, +3, +4, +5, +6, 7, मतलब स्टार्ट साइड से जितने भी इधर न्यूक्लियोटाइड हैं उनको हम प्लस नंबर देते हैं पॉजिटिव में। स्टार्ट साइड से इधर जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो 0, माइनस, उनको इस तरीके से नंबर दिया जाता है। स्टार्ट साइड से जो इधर न्यूक्लियोटाइड हैं इनको हम बोलते हैं बच्चे डाउनस्ट्रीम, इनको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। स्टार्ट साइड से जितने भी इधर न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड। तो स्टार्ट साइड से अपस्ट्रीम इधर को, डाउनस्ट्रीम इधर को। अपस्ट्रीम का नंबर पॉजिटिव मिलेगा, डाउनस्ट्रीम का नंबर जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बना है इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो कितने न्यूक्लियोटाइड जो है वो खुलते हैं? तो यहां पे -10 से लेके बच्चे +7 तक, तो टोटल आपको 17 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 17 बेस पेयर जो हैं वो सबसे पहले अनबाइंड होंगे। -10 से लेके, यहां तो मैंने 5 लिखाए हैं, -6, -7, -8, -9, -10, -10 से लेके मान लो यहां तक है ये डीएनए, -10 से लेके +7 तक इतना डीएनए अनबाइंड हो जाएगा। ये जो आपको बबल नजर आ रहा है इसमें फ्रॉम -10th न्यूक्लियोटाइड टू +7th न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपको अनबाइंड होते हुए नजर आएंगे। तो टोटल 17 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए अनबाइंड किया किसने? इसने। ये एंजाइम अनबाइंड करते करते कहां पहुंच गया जी? यहां पहुंच गया। जैसे जैसे ये एंजाइम आगे जाता जाएगा मतलब आपका जो
इनिशिएशन है वो होनी शुरू हो जाएगी। अनवाइंडिंग, सबसे पहला काम तो ये है कि दोनों टेम्पलेट, एक हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है नीचे वाला, ऊपर वाला नॉन टेम्पलेट है, तो हमें टेम्पलेट को नॉन टेम्पलेट से अलग करना है। तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है नीचे वाला, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये हमारा अलग हो गया किससे, नॉन टेम्पलेट से। अब मैं यहाँ पे नया mRNA बना सकता हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो टेम्पलेट नहीं प्रोवाइड करनी है कि यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा लगाना है, दूसरा कौन सा लगाना है, तीसरा कौन सा लगाना है, चौथा कौन सा लगाना है। तो ये बच्चे आपका जो एंजाइम है सबसे पहले आता है, और सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले सिग्मा आता है। सिग्मा का काम है इनिशिएशन कोडोन को रिकॉग्नाइज करना। सिग्मा सबमिट का काम क्या है, रिकॉग्नाइज करता है बच्चे स्टार्ट साइट को, कि स्टार्ट साइट कहां पे पड़ी है। इसने एक बार स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद जो एपोएंजाइम वाला पार्ट है वो सिग्मा को रिकॉग्नाइज करेगा कि सिग्मा कहां बैठा है। सिग्मा के ऊपर आके लगेगा, इनिशिएशन साइट के ऊपर आके लगेंगे। इनिशिएशन साइट की खासियत ये है कि वो एटी रिच होती है। एटी रिच होने का फायदा क्या बच्चे, ए और टी के बीच में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ पे सी और जी ज्यादा होते तो इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनको अनवाइंड करने के लिए तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड को इस एंजाइम को, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। कम एनर्जी लगे, इसी वजह से ये एटी रिच सीक्वेंस है, और एटी रिच सीक्वेंस जितना भी होता है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिनको तोड़ना ब्रेक करना क्या होता है, आसान होता है। हेलिकेज एक्टिविटी इजीली जो है वो यहाँ पे अपना काम कर सकती है। तो दैट इज वाई स्टार्टिंग साइट जो है वो हमेशा क्या होती है, एटी रिच। स्टार्टिंग साइट को रिकॉग्नाइज सिग्मा करता है। सिग्मा का काम कई बार पूछा जाता है कि सिग्मा का काम क्या है, रिकॉग्निशन सब यूनिट है, स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करती है। फिर आपका एपोएंजाइम आके लगता है, फिर वो अपनी हेलिकेज एक्टिविटी दिखाता है, फिर आपकी डीएनए की अनवाइंडिंग होनी शुरू होती है। आपका टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से क्या होता है, अलग होता है। तो हमारा जो टेम्पलेट है अब वो अलग हो चुका है, टेम्पलेट खाली है, इसके ऊपर अब नया mRNA जो है वो बनाया जा सकता है। तो मतलब इनिशिएशन में सबसे पहला काम आज हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन बबल बना। 17 बेस पेयर लॉन्ग जो डीएनए की अनवाइंडिंग हुई, और 17 बेस पेयर लॉन्ग जो ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 17 बेस पेयर लॉन्ग इस बबल के ऊपर आपका ये जो एंजाइम है, अब ये आरएनए बनाना शुरू करेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड आरएनटीपीज लगाना शुरू करता है। पर उससे पहले सिग्मा का जाना जरूरी है। सिग्मा का काम खत्म हो गया। सिग्मा का काम सिर्फ ये था कि वो आपका सिग्मा जो फैक्टर है बाद खत्म हो जाएगा। सिग्मा का काम सिर्फ इस एंजाइम को, एपोएंजाइम को यहाँ पे बिठाने का था। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सिग्मा जब यहाँ से जाएगा फिर आपका यहाँ पे आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो जब तक सिग्मा यहाँ पे लगा है आरएनए बनना शुरू नहीं होगा। मतलब सिग्मा का काम सिर्फ ये था कि इस एपोएंजाइम को ये बताना कि भाई तुम्हें स्टार्ट कहाँ पे आके लगना है, लगना कहाँ पे है। अब देखो बच्चे है तो सारा ही डीएनए, ये एंजाइम मान लो सीधा यहाँ लग जाता आके, ये एंजाइम कहाँ लग जाता, सीधा यहाँ पे आके लग जाता। तो यहाँ पे अगर आके लगता तो जीन तो आपका पीछे रह जाता। इस जीन की 3 साइड होती हैं। इस साइड को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। कौन सा प्रमोटर रीजन है, जहां पे आपका सिग्मा लग रहा है। सिग्मा किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, प्रमोटर को। प्रमोटर क्या होता है, एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, मैं आपको बता चुका हूं। स्पेशल सीक्वेंस क्या है, एटी रिच है। प्रमोटर रीजन है इनिशिएशन साइट। प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कौन करता है, सिग्मा। तो सिग्मा का काम क्या हो सकता है जी, आप ये भी लिख सकते हो, प्रमोटर रिकॉग्निशन। मान लो आपका एंजाइम ये आता और सीधा यहां लग जाता, तो आपका जीन तो पीछे रह गया सारा। यहां पे तो आगे तो टर्मिनेशन है, मतलब छोटा सा एमआरएनए बनता है इतना। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा जीन, हमारा जो एंजाइम है वो कहीं भी आगे इस डीएनए पे लग जाए। हमारा एंजाइम सिर्फ प्रमोटर पे आके लगेगा। प्रमोटर आपके जीन के हमेशा डाउनस्ट्रीम होता है। मतलब हमारा जीन अगर यहां से शुरू हो रहा है तो प्रमोटर इधर ही होएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रमोटर यहां पे पड़ा है। प्रमोटर हमेशा इधर होगा, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम वो +1 स्टार्ट साइट के बिल्कुल साथ भी हो सकता है, चाहे इसको थोड़े 50-100 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के यहाँ भी हो सकता है प्रमोटर। प्रमोटर एक एटी रिच सीक्वेंस है जो हमेशा डाउनस्ट्रीम मिलता है, जिसको सिग्मा रिकॉग्नाइज करता है, और फिर आपका एंजाइम यहाँ पे आके लगता है टू इंश्योर कि आपका जो स्टार्ट साइट है वो यहाँ हो। फिर आपका ये जीन जो है
वो ट्रांसक्राइब किया जाएगा। तो क्योंकि है तो सारा ही डीएनए ये, तो ये डीएनए आरएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए में कहीं भी आके लग सकता है, बट अगर वो लग भी गया इनकेस आके यहाँ पे, तो वो यहाँ से बड़ी जल्दी हट जाएगा, क्योंकि इस जगह पे इस एंजाइम की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। सिर्फ प्रमोटर रीजन पे ही ये सिग्मा की स्टेबिलिटी और इस एंजाइम की स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक बार प्रमोटर पे आके लग गया तो फिर यहाँ से हटेगा नहीं, फिर मतलब वो कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कहाँ नहीं पहुंच जाता, टर्मिनेशन साइट के ऊपर नहीं पहुंच जाता। तो प्रमोटर रीजन जो है बच्चे वो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके ऊपर आपका सिग्मा रिकॉग्नाइज करता है, फिर एपो एंजाइम आता है, फिर यहीं से अनवाइंडिंग शुरू होती है। प्रमोटर रीजन की ही अनवाइंडिंग शुरू होती है। देखो -10 2 +7, तो उसमें बीच में आपका प्रमोटर भी आ रहा है, ये सारा आपका प्रमोटर रीजन है जो +1 स्टार्ट साइड से इधर है। सो दैट मीन्स इस तरीके से आपका डीएनए है जो अनवाइंडिंग जो है उसकी हो सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चे कि सिग्मा जाएगा तो यहाँ पे पहला आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरीके से ऐड किया जाएगा।